हमारी आज की इस मूवी में दो अलग अलग जोड़ों की दो अलग अलग कहानियां हैं जो इटली के अलग अलग शहरों में रहते हैं। पहली कहानी अलीना और उसके पति कारमाइन की है। अलीना काले बाजार में सिगरेट्स बेचने का काम करती है जो पूरी तरह से गैर कानूनी था और इस कारण उसे कई बार जुर्माना भी लग चुका था। अलीना का पति कारमाइन बेरोजगार है और आज इनके घर एक आदमी वसूली का नोटिस लेकर आया था। ये आदमी कारमाइन को पूरा हिसाब लगाकर बताता है कि तुमने जो फर्नीचर उधार लिया था उसके पैसे न चुकाने पर मैं सारा फर्नीचर वापस लेने आया हूँ। ये सुनकर कारमाइन खुशी खुशी अपने घर का दरवाजा खोलता है। जब वो लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं कि घर में कोई सामान नहीं, पूरा घर खाली था। जैसे ही वसूली वाले चले गए तो कारमाइन और उसके पड़ोसी खुशी मनाने लगते हैं कि हमने वसूली वालों को उल्लू बना दिया। दरअसल कारमाइन को पहले से ही वसूली वालों के आने की खबर मिल चुकी थी, जिसके बाद उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ मिलकर अपने घर से सारा फर्नीचर निकाल दिया था। सभी खुशी में नाच रहे थे, पर तभी उन्हीं के इलाके में रहने वाला एक बूढ़ा वकील आकर उन्हें बताता है कि उनके पास यही आखिरी मौका था जिसमें वो सामान लौटाकर कर्ज से पीछा छुड़ा सकते थे, क्योंकि अब वसूली वाले नहीं बल्कि सीधा पुलिस आएगी और जिसके भी नाम से सामान लिया गया होगा उसे पकड़कर जेल में डाल देगी। ये सुनते ही कारमाइन के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सारा सामान उसने अपनी पत्नी अलीना के नाम से लिया था। अलीना माँ बनने वाली थी, इसीलिए कारमाइन ज्यादा परेशान था। दूसरी तरफ कारमाइन का दोस्त पास्कल अलीना को ये बुरी खबर सुनाता है। वो उसे बताता है कि पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी क्योंकि तुम्हारे घर का सारा सामान तुम्हारे नाम से लिया गया है। घबराई हुई अलीना सलाह लेने वकील के घर आती है, जहाँ कारमाइन और उसके दोस्त पहले से ही पहुँचे हुए थे। अलीना उसे बताती है कि जुर्माना भरते भरते और घर खर्च चलाते चलाते फर्नीचर का पैसा चुकाना रह गया। अचानक वकील अलीना को देखकर मुस्कुराने लगा। अलीना के पूछने पर वो कहता है कि पुलिस तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। वो आगे उनसे कहता है कि इटली के कानून मुताबिक गर्भवती महिला को सजा नहीं दी जाती। देखते ही देखते ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि अलीना के आने वाले बच्चे ने उसे जेल जाने से बचा लिया। अगले दिन अलीना खुशी खुशी अपने काम पर जाती है, जहाँ सभी लोग उसे बधाई दे रहे थे। कुछ महीनों बाद अलीना का बच्चा जन्म ले चुका था, पर पैसों का इंतजाम अभी भी नहीं हो पाया था। जेल जाने से बचने के लिए अलीना फिर से माँ बनने का फैसला करती है। इसके बाद अलीना को जब भी पुलिस पकड़ने आती तो अलीना उन्हें अपना पेट और डॉक्टर की रिपोर्ट दिखा देती। पुलिस वाले भी अच्छी तरह से अलीना की चाल जानते थे, मगर वो चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ऐसे ही करते करते 7 साल बीत चुके थे, मगर आज तक अलीना और कारमाइन पैसे नहीं जोड़ पाए थे। साथ साथ बच्चे पैदा करने के बाद कारमाइन की मशीन पूरी तरह से थक चुकी थी। अलीना उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है ताकि उसकी मशीन फिर से पहले जैसा काम करना शुरू कर दे, लेकिन डॉक्टर कारमाइन को कुछ महीने आराम करने की सलाह देता है। अलीना अपने पति से नाराज होकर उसे घर से निकाल देती है। अलीना हर हाल में जेल जाने से बचना चाहती थी, इसलिए वो कारमाइन के दोस्त पास्कल से सहायता मांगती है। कारमाइन के जाने के बाद पास्कल ही अलीना की घर और बच्चे संभालने में सहायता करता था। दरअसल मन ही मन वो अलीना को चाहता था, इसीलिए अलीना के एक बार कहने पर ही वो उसकी बात मान लेता है। अब जैसे ही वो अलीना के करीब आने लगता है तो अलीना को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है, क्योंकि वो कारमाइन से बहुत प्यार करती थी। वो चाहकर भी उसे धोखा नहीं दे सकती थी। उसी दिन अलीना कारमाइन को घर वापस बुला लेती है और खुद जेल जाने का फैसला करती है। दरअसल अब अलीना भी बच्चे पैदा कर थक चुकी थी। उसने सोचा कि आखिर कब तक मैं ऐसा ही करती रहूंगी, एक न एक दिन तो सजा काटनी ही है। बस यही सोचकर वो जेल में आ गई थी, जहाँ उसके जैसी और भी बहुत सारी औरतें थीं। उसके जेल जाने के बाद वो हुआ जिसके बारे में अलीना ने कभी सोचा ना होगा। इलाके के सभी लोगों ने पैसे इकट्ठे कर कारमाइन को दिए ताकि वो अपना कर्ज उतार कर अलीना को घर ला सके, लेकिन पैसे अभी भी कम थे, जिस कारण कारमाइन अलीना को रिहा करवाने में सफल ना हो सका। कई दिन जेल में गुजारने के बाद अलीना को खबर मिलती है कि वो जल्द ही जेल से रिहा होने वाली है, क्योंकि इलाके के लोगों ने और पैसे इकट्ठे कर उसका सारा कर्ज उतार दिया है। अलीना की खबर शहर के सभी अखबारों में छप गई थी। अलीना के बारे में पढ़कर शहर के लोगों में उसके प्रति सहानुभूति पैदा हो गई थी। जैसे ही अलीना जेल से रिहा होकर बाहर आती है तो उसके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। अलीना इतनी मशहूर हो चुकी थी कि पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने के लिए आपस में जदोजहद करने लगे थे। आखिरकार अलीना के जेल जाने से वो कर्ज से भी मुक्त हो गई और बच्चे पैदा करने से भी। अब अलीना अपने घर में अपने पति, बच्चों और फर्नीचर के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर, जो रोम शहर से शुरू होती है। इस सुंदर सी कन्या का नाम मारा है। मारा 30 साल की एक खूबसूरत बला है, जिसके पड़ोस में एक बूढ़ा बूढ़ी और उनका पोता अम्बेर्तो रहते थे। अम्बेर्तो की उम्र 19 साल है और वो मन ही मन मारा को पसंद करता है, पर वो ये नहीं जानता कि मारा लोगों की जिस्मानी भूख मिटाने का काम करती है। ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी तो थे, पर इनमें बातचीत कभी नहीं हुई थी। अम्बेर्तो मारा को पसंद करता है, ये बात मारा अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए वो उसे देखकर अक्सर ही शरारतों भरे गाने गाने लगती थी। मारा के ग्राहक काफी अमीर लोग थे, जिनमें से एक का नाम अगस्तो है।
है जो रोम शहर के सबसे अमीर आदमी की औलाद है। अगस्तो मारा के लिए सिर्फ उसका ग्राहक था, पर अगस्तो उसे बहुत प्यार करता था। एक शाम को मारा और अम्बेर्तो ने एक दूसरे से बातचीत करनी शुरू की। बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे के कामों के बारे में चर्चा करने लगे। अम्बेर्तो ने बताया कि वो एक पादरी बनने वाला है, जिसके लिए वो चर्च में पढ़ाई कर रहा है। वो आगे कहता है कि मैंने पादरी के कपड़े जरूर पहने हैं, पर अभी भी मेरी 2 साल की पढ़ाई बाकी है। जब अम्बेर्तो मारा से उसके काम के बारे में पूछता है तो वो उसे सच नहीं बता पाती, क्योंकि उसे अपने काम से शर्म आती थी। शर्मिंदगी से बचने के लिए वो कहती है कि मैं आदमियों का सैलून चलाती हूँ। अम्बेर्तो मारा से दोस्ती करना चाहता था, पर मारा अच्छी तरह से जानती थी कि उनके बीच कोई दोस्ती नहीं हो सकती, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो दोनों फिर से बातें कर रहे थे तो अम्बेर्तो की दादी वहाँ आ जाती है। दादी मारा और उसके काम के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। जैसे ही मारा ने दादी से बात करने की कोशिश करी तो दादी उसे गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। गुस्से में आकर अब मारा भी दादी को भला बुरा कह देती है। बहस करने के बाद वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। उसी समय अगस्तो मारा से मिलने आता है। अगस्तो चाहता था कि मारा उससे शादी कर जहाँ से कहीं दूर चली जाए, मगर मारा अपने प्यारे से घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। और कहीं न कहीं मारा को ये भी लगता था कि अगस्तो जितना भी कह ले, पर कभी भी वो एक धंधे वाली से शादी नहीं करेगा। गुस्से में होने के कारण वो अगस्तो को भला बुरा कहकर उसके सारे अरमानों पर पानी फेर देती है, जिससे नाराज होकर अगस्तो भी मारा को डांट कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगस्तो अपने घर न जाकर पूरी रात मारा के घर के सामने बैठा रहा, और सुबह होते ही वो मारा के पास आकर उससे माफी मांगने लगा। मारा ने उसे माफ कर दिया था, और तभी उसकी नजर अम्बेर्तो पर पड़ती है, जिसके रंग ढंग पूरी तरह से बदल चुके थे। अम्बेर्तो ने अपने पादरी वाले कपड़े उतारकर सूट बूट पहन लिया था। ये देखकर मारा हंसने लगी, मगर अगस्तो इन सबसे परेशान हो चुका था। कुछ देर बाद मारा के घर अम्बेर्तो की दादी आती है, जो मारा से कुछ बात करना चाहती थी। दादी रोते रोते मारा से कहती है कि अम्बेर्तो का चाल चलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जो लड़का हमेशा किताबों में डूबा रहता था, अब वो पूरा दिन तुम्हारे ही ख्यालों में डूबा रहता है। दादी आगे कहती है कि उसने तुमसे दोस्ती करने के लिए चर्च जाना भी छोड़ दिया। मारा अगस्तो की मदद से दादी को संभालती है और उससे वादा करती है कि वो अम्बेर्तो को सही राह पर लाने में उसकी पूरी तरह से मदद करेगी। मारा एक मन्नत लेती है कि अगर अम्बेर्तो फिर से चर्च जाने लगा तो वो 1 हफ्ते के लिए किसी के साथ जिस्मानी खेल नहीं खेलेगी। दरअसल मारा की मन्नतें हमेशा ही पूरी होती थी, इसलिए उसे इस बार भी अपनी मन्नत के पूरी होने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन उसकी मन्नत से अगस्तो उदास हो जाता है, क्योंकि वो मारा के साथ खूब मजे करना चाहता था। मारा और दादी की दोस्ती हो जाती है। कल तक जो औरत उसे बद्दुआएं देती थी, आज वही औरत उसे स्वर्ग जाने के आशीर्वाद दे रही थी। लेकिन अम्बेर्तो मारा के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। मारा जहाँ भी जाती अम्बेर्तो वहीं पहुँच जाता। थक हार कर मारा उसे समझाती है कि मैं उम्र में तुमसे काफी बड़ी हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मगर अम्बेर्तो मारा की एक नहीं सुनता और गुस्से में आकर फौज में भर्ती होने की बात कह देता है, जिससे उसकी दादी और दादा बहुत परेशान हो गए थे। अम्बेर्तो फौज में जाने के लिए अपना सामान बांधने लगा था, और ये जानकर मारा भागी भागी उसके घर आकर उसे रोकने लगी। मारा के प्यार में पागल अगस्तो भी उसके पीछे पीछे आता है और किसी तरह अम्बेर्तो को जाने से रोक लेता है। सभी लोग अम्बेर्तो को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए समझाने लगते हैं, और इस बार अम्बेर्तो मान गया। अम्बेर्तो के मानने से उसके दादा दादी तो खुश थे ही, पर सबसे ज्यादा खुश अगस्तो लग रहा था। अम्बेर्तो के जाने के बाद मारा और अगस्तो जश्न मनाने लगे थे, क्योंकि यहाँ से मारा सिर्फ अगस्तो की तरफ ही ध्यान देने वाली थी। जिस चीज के लिए वो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, आज वो उसके सामने थी। मारा पहले म्यूजिक ऑन करती है और फिर एक एक कर अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसे देखकर अगस्तो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पर कपड़े उतारते उतारते अचानक मारा को अपनी मन्नत याद आती है, और वो अगस्तो के साथ जिस्मानी खेल खेलने से मना कर देती है। ये सुनकर अगस्तो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके सारे अरमान अधूरे के अधूरे रह गए थे। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।